हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आज से आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जिससे आपका क्या होगा, एक एक करके सभी चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। कि मैंने यदि 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैंने टॉप क्वेश्चंस को कवर अप किया है, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। चलिए यहाँ से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस पर हम आपको डिस्कशन करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चंस करना कैसे है। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिस इज इक्वल 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है यहाँ तो कुछ है नहीं कोफिशिएंट, तो 15 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐड करने से 8 आ जाए। तो क्या होगा, 5 3 15, 5 प्लस 3 विल बी द 8। इस तरह से किया जा सकता है। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 और दिस इज इक्वल 0। ठीक है, आपने क्या देखा, 15 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट किए कि ऐड करने से कितना आ जाए, 8। तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉमन कितना होगा, आपने x कॉमन लिया तो रिमेनिंग कितना है, x माइनस 5। अगेन कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस 5 और दिस इज इक्वल 0। x माइनस 5 आपको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, x माइनस 3 और दिस इज इक्वल 0। ठीक है, जब चीज़ें आपकी इतनी क्लियर हो जाएंगी तो आगे हम बताना चाहें, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 दिस इज इक्वल 0। और जब x माइनस 5 वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगी, आपकी 5 फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसी चीज को नेक्स्ट एक और अपना वैल्यू फाइंड आउट होगी कि इसकी x माइनस 3 दिस इज इक्वल 0। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाएगी, आपकी 3। तो x की वैल्यू आपकी इस तरह से दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बताना चाहूँ, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द दिस वन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन द ज्वाइनिंग दिस वन। मींस ये एक लाइन है और इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मींस आप मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब मिड पॉइंट तो क्लियर हो गया। आपको ये भी पता है कि दोनों स्लोप्स का मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर है। मीन्स मैं कहना चाहूँ यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं समझाना चाहूँ, देखिएगा एक आपके पास एक लाइन है और जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,4 और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है 7,8। एक लाइन है, उसके दो पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, और इसके मैं बात करूं मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 प्लस 3 विल बी द 10, 10/2 विल बी द 5। मिड पॉइंट फाइंड आउट हुआ, 4 प्लस 8 विल बी द 12, 12/2 विल बी द 6। मीन्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपके वर्बली फाइंड आउट हो गए। मीन्स x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 आपने डिवाइड कर दिया। अब बात निकल के आती बेटा, इसका स्लोप और निकालना होगा। मीन्स आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m। m क्या होता है, आपका होता है y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। जिन बच्चों को ना ध्यान रहे ये लिखिएगा जरूर, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। बाई 2 कितना है 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 विल बी द 4। ठीक है, x2 7, 7 माइनस 3 विल बी द 4, 4/4 विल बी द 1। तो स्लोप आपका फाइंड आउट हो गया है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन पूछी गई है। क्या आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन। तो इक्वेशंस का बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, आपको पता है बाई माइनस बाई 1 दिस इज इक्वल m इन अ ब्रैकेट x माइनस x1। जब कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है बाई माइनस बाई 1 दिस इज इक्वल एम एक्स माइनस x1। लाइन जो है वो पास किससे होती है, 5,6 से पास होती है। तो यहां से आप x बाई 1 की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे। और स्लोप आपका कितना है, m कितना है, आपने बोला 1 है। ठीक है, x की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई, x1 कितना है, यहाँ पर 5। इस तरह से ये आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। हम यहाँ पर इसको बता देते हैं, देखिएगा 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा रहेगा, बाई -6 दिस इज इक्वल x माइनस 5। ठीक है,
अब यहाँ पर x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा बाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल 6 माइनस 5 विल बी द 1, मीन्स बाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल 1। ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी जो जो पॉइंट दिए गए हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छे। जब इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं तो अगले क्वेश्चंस पर हम बात करना चाहें, ठीक है, इस पर अगले क्वेश्चंस पर हम बात करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा इरेज कर लूं पहले। तब तक आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, इफ द सम ऑफ द, इफ क्या लिखा है, इफ the sum of the first 15 terms of an AP arithmetic progression is 525 and its first term is 5, then find the common difference। ऐसे केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मुझे पता है काफी बच्चों ने यहाँ तक कर भी लिया होगा, उन्होंने मेरा वेट नहीं किया होगा इतनी देर में, बहुत अच्छे। देखिएगा अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन में बेटा लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 525, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आपको कितना है 5 है, देन कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, जब फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम गिवन है, इसका मतलब गिवन क्या है, आप बोलेंगे एसएन गिवन है, एसएन कितना है 525, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज ए, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 है, एंड पूछा क्या गया, आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। एन आपको पता है 15 है, एन कितना है इस क्वेश्चन में 15 है। तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एसएन जब गिवन है तो आपको एसएन का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एसएन क्या होता है, एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, इसी में वैल्यू को पुट कीजिए। एन, एन की वैल्यू कितनी है 15, 15 अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a मीन्स 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 15, 15 माइनस 1 विल बी 14, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 14। d क्या है आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, तो आपको ऐसे ही पुट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सम है वो आपको गिवन है, कितना है 525, मीन्स ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 525 के वैल्यू इक्वल है, ठीक है, 525 की वैल्यू इक्वल है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 बन जा 15, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, रिमेनिंग कितना है 7, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 14d, और दिस इज इक्वल 35 2 जा 70, ठीक है। 10 को उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, 60 आ जाएगा, इट मीन्स 14d, दिस इज इक्वल 70 माइनस 10 विल बी द 60, ठीक है। तो इट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिवाइडेड बाई 14, आप 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट मीन्स 30 अपॉन 7, क्या आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 30 अपॉन 7 आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, एक ही वैल्यू आपको दी गई है 5 और सम आपको गिवन था, इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और जो डी की वैल्यू आई है वो 30 अपॉन 5 आई। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड बाय की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशंस आपको ये दी गई है 5x प्लस 2y दिस इज इक्वल 20 और 3x माइनस y दिस इज इक्वल 5 यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। मेथड कौन सा यूज करना है, एलिमिनेट करना है, मींस x और y में से किसी एक टर्म को पहले से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूं, आप क्या करेंगे देखिएगा,
सबसे पहले इस इक्वेशंस को आप यहां पर पुट कर दीजिए। यहां पर क्या लिखा है 2y और यहां पर क्या लिखा है -y। तो बेटर है कि मैं सेकेंड इक्वेशंस में 2 से मल्टीपल कर दूं। क्या करेंगे आप सेकेंड इक्वेशंस में 2 से मल्टीपल करके फर्स्ट इक्वेशंस के जस्ट नीचे राइट कीजिए। इट मींस 3 2 जा 6x, 2 से मल्टीपल करेंगे -2y और 2 से मल्टीपल किया तो 5 2 जा 10। इस तरह से राइट करेंगे। बोथ को मैंने कर दिया ऐड करने से होगा क्या, बाई एलिमिनेट हो जाएगा। 5x प्लस 6x विल बी द 11x और दिस इज इक्वल 20 प्लस 10 विल बी द 30। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी 30/11। x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई 30/11। अब आपकी बात आती है कि सेकेंड मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं चाहे तो इसमें पुट कर दूं या मैं इसमें पुट कर दूं, मेरे लिए दोनों ही इक्वेशंस एक ही जैसी हैं। चलिए सेकेंड में ही पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 30/11, 30/11 माइनस वाई, दिस इज इक्वल 5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? -5 जो माइनस बाई है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, वो बाई प्लस का हो जाएगा और 5 जो प्लस का है इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। मींस आप बोलेंगे 3 3 जा 9, 90/11 -5, दिस इज इक्वल y। ठीक है 11 5 जा 55 मीन्स 90 - 55, 90 - 55 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज इक्वल y। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को? ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब 90 - 55 विल बी द 35। सो बाई की वैल्यू यहां पर निकल आएगी आपकी 35/11। बाई की वैल्यू कितनी निकल आई 35/11। बाई की वैल्यू आ गई ना। x की वैल्यू तो पहले से निकल आई थी। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। x एंड y की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई तो आगे हम बताना चाहें, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बहुत देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस। एक कोन है जिसकी जो हाइट है इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 314, if the volume of the cone is 314, find its height। आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस करना कैसे है, जिन बच्चों को जल्दी से आ रहा जल्दी से कीजिएगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मींस क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया कि जो कोन है उसकी जो हाइट है उसके रेडियस, जो कोन का जो रेडियस है उसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। कोन का जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग रेडियस को आप r कंसीडर कर लीजिए। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 3r। हाइट कितनी हो जाएगी 3r। वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 314। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे बताना चाहेंगे, देखिएगा समझिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने कंसीडर किया, जैसा कि मैंने बताया कि r रेडियस को आपने r कंसीडर किया। ठीक है, तो हाइट की मैं बात करूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 3r, बिकॉज ये बोला कि जो आपके पास रेडियस है ना उसके रेस्पेक्ट में हाइट जो है वो 3 टाइम्स है। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, ये चीज आपने कंसीडर की। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द कोन की मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है क्या, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 314। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। देखिएगा 1/3 एज इट इज रहेगा। पाई आपका आप लिख सकते हैं 22/7 राइट कर सकते हैं। ठीक है, 22/7 राइट कर सकते हैं। आर की वैल्यू आर ही रहने दीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या है 3r। 3r का मतलब 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, आपके बराबर है 314 के। किसके बराबर है 314 के। आपका टारगेट क्या है, आपको निकालना है r। क्या निकालनी है r। जब r फाइंड आउट हो जाएगी तो h के लिए आप क्या करेंगे 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है ना,
बहुत अच्छे। जब इतनी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हैं, देखिए क्या ये इससे सिंप्लीफाई हो रहा है? हाँ, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट किया तो ये 15 हो जाएगा, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अब ये 11 से डिविजिबल है नहीं। जब डिविजिबल है नहीं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ प्लान आउट नहीं करना है। अब ये कितना है? 6 + 7, 6 + 7 विल बी द 13, मीन्स ये 9 और 3 से भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। चले, जैसा नंबर लिखा है वैसे ही मल्टीपल लिखिए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4। ठीक है, 11 9 99 होगा, जो अपॉन में चला जाएगा। आप लिखेंगे 157 डिवाइडेड बाई 11 9 99, आप अपॉन में राइट करेंगे। 7 3 21, 21 आप ऊपर मल्टीपल कर देंगे क्योंकि ये अपॉन में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 21 मल्टीपल्स में आ जाएगा। यहाँ तक मैं ये देखना चाहूँ तो मुझे अब एक चीज़ डिविजिबल दिख रही है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाए, 3 7 21 और 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो 33 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 7 7 49 होता है, 7 7 49 है, तो रिमेनिंग कितना है? 4 है। 7 5 35, 35 + 4 विल बी द 39, रिमेनिंग कितना है? 3 है। 7 1 7, 7 + 3 विल बी द 10, तो 1099 अपॉन 33, ये किसकी वैल्यू आई है? r⁴ की वैल्यू आई है। ठीक है, बहुत चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ कि r की वैल्यू क्या होगी, तो आपको यहाँ पर बोलना होगा r की वैल्यू क्या होगी? 1099 डिवाइडेड बाई 33, और जो 1/4 है वो 4 है, राइट में जाएगा तो 1/4 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? 1/4। क्वेश्चन कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं, लेकिन 4 मार्क्स में दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ना प्रॉपर किसी डिजिट्स में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, और साथ ही साथ पावर्स भी इस तरह से आ रही हैं कि आप कहीं ना कहीं जो बच्चे पहली बार ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाएं। अब बट आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है h, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 1099 डिवाइडेड बाय 33 होल पावर 1/4। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं, यही अपना परफेक्ट आंसर होगा। काफी बच्चों के माइंड में आएगा क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं? नहीं कैंसिल कर सकते। क्यों? रीजन ये है, पावर यहां पर क्या है? 1/4 है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करना है आप लोगों को। लिखा है 2 dice are rolled together, find the probability of getting a sum greater than 8। आपके पास 2 डाइस हैं, आपने रोल कर दिया पैरेलली, एक साथ 2 आपने डाइस को फेंक दिया। अब ये बताना है इनका जो सम है वो 8 से ग्रेटर है। तो पहले तो हम ये कहें कि 8 से ग्रेटर लिखा ना, नॉट 8, तो 4 + 4 होता तब आप बोल देते कि हाँ 8 होगा, वो कंसीडर नहीं किया। मीन्स 9 आपको कंसीडर करना है। पहले ऐसे केसेस बताइए जिसमें डिजिट्स कितनी आ रही हो, सम 9 आ रहा हो। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको डिजिट्स पे फोकस करना है कि कितनी आ रही है, 9, फिर 10 पर ध्यान देना, फिर 11 पर, फिर 12 पर, और 13 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 6 + 6 के बाद और कोई पॉसिबल हो नहीं सकता। डाइस में मैक्सिमम तो 6 ही होता है ना। तो अब आपने क्या देखा, 9 कैसे पॉसिबल होगा? मैंने कहा देखिए समझिए, फर्स्ट केस में 6 आ गया, फर्स्ट डाइस में कितना है? 6। सेकेंड डाइस में आ गया आपका 3, तो 6 + 3 6 और 3 9 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में मैं आपसे पूछना चाहूँ, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें क्या आ जाए? 6, तो आप बोलेंगे 6 3 है, तो एक बन जाएगा 5 4 बन जाएगा। 5 4 के क्या होता है? 9 होता है। और जस्ट इसी का रिवर्स भी कर लीजिए, तो 5 4 का 4 5 भी बन सकता है, और यहाँ पर 3 और 6 भी बन जाएगा, 3 और 6 बन जाएगा। ये आप पेयर देख रहे हैं जो फेवरेबल है। ये कौन से पेयर बन के आ रहे हैं? फेवरेबल आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, जहां से आप बता सकते हैं। अच्छा, 10 के केस में क्या होगा? आपका बन सकता है 6 है तो ये 4 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 है। मैं पूछूं 6 और 4 है तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है 4 है और 6 है। अब ऐसा मत कीजिएगा
कि जैसे 5 लेकर अब आप बोलेंगे सर इस पर जो 5 आया तो उस पर अब दूसरा 5, ऐसा कोई केस नहीं होता है। जो रियल लाइफ में है उसी से आपको कनेक्ट करना है। अब मैं बात करना चाहूँ 11 का केस कौन कौन सा पॉसिबल है। ऐसा बन सकता है कि फर्स्ट पर आपका 6 है, इस पर 5 है, या जस्ट इसको मैं बोल दूं इस पर 5 है और इस पर 6 है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है नहीं। 12 का केस बनेगा तो आप बोलेंगे 6,6, सिर्फ एक ही केस बनकर आएगा। तो मैं बात करूं फेवरेबल जो अपने पास इवेंट बन के आ रहे हैं, फेवरेबल जो कंडीशंस बन के आ रही हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी कंडीशंस हैं हमारे पास, 10 कंडीशंस हैं। क्लियर है। 4 + 3 4 + 3 7 7 + 3 विल बी द 10। 10 आपकी क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल कंडीशंस तो आपकी 10 आ गई। 2 डाइस थे तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 × 6। क्लियर है ना। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कीजिए 3 हो जाएगा। आप बोलेंगे 5 / 6 3 = 18। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट होगी वो आपकी निकल के आएगी 5/18। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/18। इतनी चीज क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, नहीं नेक्स्ट स्लाइड ये है आपकी। और जैसे ही अपने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, आगे की बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्या, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा दिस वन। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना, पहले मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो मीन क्या होता है, जब कोई केस अनग्रुप्ड होता है तो ऐसे केस में आपको मीन निकालना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो मीन के लिए सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे। तो मीन सबसे पहले मैं आपको बताऊं मीन आपको कैसे निकालना है। मीन के लिए आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, अब कैसे सम करना है वो चीज भी ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे लिखेंगे 7 + 10 + 12 + 15 + 15 + 18 + 20 + 20 + 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया आपका, 9 टर्म्स आ गए। ठीक है, अब देखिएगा ऐड कैसे करना है। आपने देखा 20 + 20 40 40 और 30 15 + 15 कितना हो गया 30, और 20 + 20 40 + 30 विल बी द 70। कितना हो गया, जिसपे मैंने अभी सर्कल किया वो मेरा हो गया 70। अब ध्यान दीजिएगा 12 + 18 12 + 18 कितना हो गया, अगेन 30 हो गया। आपने कहा चले 30 यहां पर अगेन ऐड कर देते हैं। अब आपका रिमेनिंग कितना, 10 + 25 विल बी 35 35 + 7 35 + 7 विल बी द 42। आपको क्या करना है, ये कितना हो गया 100 100 में जैसे ही हम 42 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 142, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, मुझे करना है 9 से। ठीक है, आपने क्या देखा, क्या ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। तो यही आपका हो गया मीन, ये आपका क्या आ गया, यहां पर मीन आ गया। मीन का यही आपका आंसर होगा। अब मैं बोलूं मोड क्या है, मीन के बाद अच्छा मीडियन पूछा गया तो पहले मैं मीडियन सिखा देता हूं। ऐसे केस में जब भी डेटा अनग्रुप्ड का केस है तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को आपको अरेंज करना होगा, और मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा आपका, मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या देखा, डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, और मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, वही आपका मीडियन होगा। तो मीडियन के केस में आप लिखेंगे, तो मीडियन आप लिख सकते हैं। मीडियन में आपने देखा टर्म कितने हैं, 9 है। तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, आप लिखेंगे 9 + 1/2। ठीक है, 9 + 1 मतलब 10 10/2। अब 10/2 का मतलब होता है 5th टर्म। 10/2 का मतलब क्या हो गया, यहां पर 5th टर्म।
अब मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म आपका कितना है, यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर आपकी जो मीडियन है वो कितनी निकल आएगी, 15 फाइंड आउट हो जाएगी। आगे बताना चाहेंगे मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मोड। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मोड बोलते हैं। इसमें देखिए 7 तो 1 टाइम कोई बात ही नहीं, 10 1 टाइम्स कोई बात ही नहीं, 12 1 टाइम्स इग्नोर इट, 15 2 टाइम्स आया है, 18 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया है, 18 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम आया है, और 20 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है, और 25 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम आया है। अब मैं इसके केस में आपसे पूछना चाहूँ, यहाँ पर एक्चुअली 15 एक्चुअली 3 टाइम्स था, ये क्वेश्चंस में पहले से दिया गया था, ये टाइपिंग एरर है। तो जो डेटा ज्यादा टाइम्स रिपीट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, वही आपका होता है मोड। तो यहां से आप निकाल देंगे, मोड आपका कितना निकल आएगा, 15। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीज जब क्लियर हो जाएगी तो आगे के क्वेश्चंस को हम बताना चाहें। द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो 5:7 है, ऑलरेडी दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैंने आपको बेसिक्स जब ये चीजें सिखाई होंगी, राइट, जो जब ट्रायंगल्स कोई सिमिलर है तो ऐसे केस में बताया कि साइड जो है आपकी ऐसे लिखेगा, साइड 1 अपॉन साइड 2, साइड 1 अपॉन साइड 2, जो भी साइड्स का रेशियो होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपके एरिया के स्क्वायर्स के बराबर हो जाता है। करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया है उसी के एरिया के बराबर हो जाए। एरिया 1 एरिया 2 लिखा है। साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स कितनी है, 5:7 है। तो आप लिखेंगे 5/7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल एरिया 1 अपॉन एरिया 2। ठीक है, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 की बात करूं मैं, एरिया 1 एरिया 2 की बात करना चाहूं तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 49 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना निकल आएगा आपका, 49 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे, गुड। ठीक है, अब जैसे ही इतने क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग फोकस कीजिएगा। 9 में लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का जो आपका सरफेस एरिया है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है सिलेंडर की, 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द रेडियस, आपको सिलेंडर का रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपका पैटर्न सही होना चाहिए लिखने का कि लोग समझ पाए आपके क्वेश्चंस को। देखिएगा लिखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस। टोटल एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो आपने कहा पहले CSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2πRH, और प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया आप ऐड कर देंगे, तो ऐसे केस में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं बात करना चाहूँ टोटल सरफेस एरिया को आप लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे सरफेस एरिया 2πRH प्लस एरिया ऑफ द टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ द बॉटम सर्कल, तो क्या हो जाएगा, विल बी 2πR स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 462। हाइट भी दी गई है 7 है, वो हम बाद में पुट कर लेंगे। रेडियस पूछी गई है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 2πR कॉमन है, 2 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, R को ऐसे ही रहने दीजिए। 2πR जैसे ही कॉमन लिया, 2πR कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या होगा, H प्लस R। ठीक है, और H की वैल्यू मुझे दी गई है 7। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पुट कर देंगे। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 2 22, 11 4 44, रिमेनिंग कितना 2, 11 2 22। ठीक है,
ये अभी कितना आ गया 42, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 21। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है आपने देखा 2/7 मल्टीप्लाई बाय आर। h की वैल्यू कितनी है, h आपका है 7 पुट कर दिया प्लस r, दिस इज इक्वल 21। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आप देखिएगा ये 2r है, इधर से आप मल्टीपल करना होगा और कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा 2r, 7 को इधर भेज दीजिएगा और इधर का इधर मल्टीपल कीजिए, मीन्स 2 7 14, तो 14r प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का मल्टीपल r में कीजिए 2r इंटू r स्क्वायर, 7 का 21 में मल्टीपल कीजिए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई यहां तक डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये क्या निकल आएगा, 2r स्क्वायर, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म हो गई है, 2r स्क्वायर प्लस 14r प्लस 14r माइनस 147। क्लियर है, -147। जैसे ही -147 इस तरह से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है। अब मैं पूछूं इसके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, माइनस करने से क्या आ जाए आपका 14 आ जाए। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 7 ज़ा 14 एंड 14 एंड 3 ज़ा 147, 147। अब मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसका इससे तो मल्टीपल करेंगे। अब इसके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि माइनस करने से कितना आ जाए आपका, आ जाए 14। मैंने बोला 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, रिमेनिंग कितना आ रहा है 7। केस बनेगा नहीं। अच्छा 7 7 जा 14 एंड 3 2 जा 6 पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केस में जब भी ये क्वेश्चंस बनाया जाएगा तो आपको वैल्यू बहुत अच्छे से दी जाएगी कि आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। बाय द वे ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा गया और वो क्वेश्चन हुआ 4 मार्क्स में। तो ऐसा इसका इस वजह से रीजन मैं बताऊं, क्वेश्चन देखने से ये पता नहीं चलता कि ये कैलकुलेटिव है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी श्रीधराचार्य। ठीक है, ध्यान आ गया ना? तो आप क्या करेंगे, श्रीधराचार्य से अप्लाई करके वैल्यू को पुट कर देंगे बस। अब वो डेसिमल्स में स्क्वायर रूट्स में जब वैल्यू आएगी तो उसको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले चीज़ों को समझिएगा। ऐसे केस में आपको याद होगा x दिस इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट्स में आप देखेंगे b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सीधे वैल्यूज को इससे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें पुट कर सकते हैं। पुट करने के लिए आप देखिएगा b की वैल्यू है कितनी, b की आपकी वैल्यू है 14, तो -14 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 इंटू a आपका क्या है 2 और c आपका क्या है 147। c आपका कितना है 147, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 147 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू क्या है 2। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। अब यहां पर देखिएगा x की वैल्यू क्या होगी -14 प्लस माइनस, यहां से भी मुझे 4 दिख रहा है और 4 मुझे इसमें भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जब 4 कॉमन मिलेगा तो वो एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन यदि 4 दिखेगा तो देखा जाएगा, बट अगेन 4 कॉमन है नहीं। तो एक बार 4 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो वो स्क्वायर रूट्स के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए 4 4 जा 16, रिमेनिंग कितना है 3 और 4 8 जा 36, 4 8 जा 36। 4 जब इधर से कॉमन हो गया तो बच्चा क्या 2 से मल्टीपल कीजिएगा, 7 2 जा 14, रिमेनिंग क्या है 1, 14 2 जा 28 प्लस 1 विल बी द 29। अब आपने यहां पर लिख दिया 2 इंटू 2। ठीक है, इतना यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। ये x की वैल्यू जब देखेंगे तो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, प्लस माइनस जो भी ब्रैकेट्स में उसको ऐड कीजिएगा, 8 प्लस 4 विल बी द 12, 1 रिमेनिंग है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 विल बी द 14, 1 रिमेनिंग है, तो 2 प्लस 1 विल बी द 3, 2 प्लस 1 विल बी द 3। इस तरह से इसको आपने ऐड ऑन किया, 2 तो नीचे से कैंसिल आउट हो ही गया है। इस तरह से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत अच्छे।
देखिएगा अब ये जो क्वेश्चंस है वो अपना ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया और बिल्कुल बेसिक से ही लिया गया है, लेकिन बेसिक्स को भी अप्लाई कैसे करना है वो आपको बहुत अच्छे से आता ही है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। देखिएगा कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। आपको लिखा है cot A दिस इज इक्वल 8/15। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, cot A का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 8/15। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं। बेस कितना है 8 है। बेस यदि 8 है, ध्यान दीजिएगा, बेस यदि 8 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 15 होगा। बेस यदि 8 है तो परपेंडिकुलर कितना है 15 है। ठीक है, बेस 8 है तो परपेंडिकुलर कितना है 15 है। अब मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज कितना होगा, h कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस अप्लाई कर लिए, बल्कि आप लोगों को ट्रिपलेट्स बहुत अच्छे से आते ही होंगे, लेकिन सिस्टमेटिक आप एक बार अप्लाई कीजिए। h स्क्वायर दिस इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने से क्या आएगा, 5 + 4 will be the 9, 6 + 2 will be the 8, 2 as it is h square will be the 289। और ये किसका स्क्वायर है 17 का, ये किसका स्क्वायर हो गया 17 का। h कितना आ गया यहाँ से 17 आ गई। आपको क्या निकालना है साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन था 15 है। हाइपोटेन्यूज आपने अभी अभी फाइंड आउट किया कितना है 17 है। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है, आपने फाइंड आउट किया। अब मैं बात करूं सेक ए क्या होगा। सेक ए की बात की जाए तो सेक ए होता है क्या, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। तो मीन्स आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 15 है, और बेस की बात करूं तो 8 है, बेस की बात करूं तो 8 है। ठीक है, इस तरह से अपने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस को पिक किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बहुत से अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट